नमस्कार भाइयों, इस ऑनलाइन शिक्षा के मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि विधिक जागरूकता क्या है, उसी से रिलेटेड हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं साथियों, वो पॉइंट है हमारा प्रमुख लाभकारी नियम एवं योजनाएं। जब हम नियम और योजनाओं की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी जो राजस्थान सरकार है, इस राजस्थान सरकार द्वारा निम्न नियम एवं योजनाएं चलाई गई, जिनमें से हम कुछ चुनिंदा नियम और योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में हम कह सकते हैं दुर्घटना मृत्यु पर सहायता दुर्घटना मृत्यु पर सहायता का क्या तात्पर्य है? मैं बेसिक चीज़ों को नहीं बताऊंगा, असंगठित क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा होगा। जब हम क्षेत्रों का डिवाइडेशन दो भागों में करते हैं, संगठित और असंगठित, तो उनमें से मैं असंगठित क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। असंगठित क्षेत्र में जो हमारे पंजीकृत श्रमिक होते हैं, असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिक क्योंकि किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर जो हमारी राजस्थान सरकार है, इस राजस्थान सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। पहला पॉइंट समझ में आया। हमारा टॉपिक था कि प्रमुख लाभकारी नियम और योजनाएं। तो मैंने कहा कि हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा अनेक नियम और योजनाएं चलाई गई, जिसमें से मैंने फर्स्ट जो योजना के बारे में बताया वो पहली योजना है दुर्घटना मृत्यु पर सहायता। अगर असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत जो श्रमिक हैं वो कार्य करते समय किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के परिवारजनों को हमारी सरकार के द्वारा कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। ऐसे ही मैं दूसरे नियम या योजना की बात करूं तो वो होगा
चिकित्सा अनुदान राशि योजना दूसरी योजना कौन सी हो गई? चिकित्सा अनुदान राशि योजना। जो पंजीकृत श्रमिक होते हैं, पंजीकृत श्रमिक इन पंजीकृत श्रमिकों के लिए बीमारी में 1,00,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। क्या समझे भाइयों आप? अगर जो पंजीकृत श्रमिक हैं वो बीमार हो जाते हैं तो उसकी बीमारी के इलाज के लिए हमारी सरकार के द्वारा 1,00,000 रुपए तक की राशि सहायता के रूप में दी जाती है। योजना की बात करें तो वो योजना होगी चिकित्सा अनुदान राशि योजना के तहत। अगर मैं तीसरी योजना के बारे में बात करूं तो वो होगा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के मापदंड अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो कह सकता हूं कि कक्षा 6 से लेकर और 8वीं तक जो छात्र होते हैं, इन छात्रों को जो राशि प्रदान की जाती है छात्रवृत्ति के रूप में वो 1,000 रुपये की राशि। जबकि छात्राओं की बात की जाए तो छात्राओं को यही राशि कितने रुपए प्रदान की जाती है? 1500 रुपये। आगे मैं बात करूं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, जिसमें छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा जो प्रदान की गई या जो राशि निर्धारित की गई वो 2,000 रुपये है। वहीं हम छात्राओं की बात करें तो छात्राओं के लिए यही राशि 2,400 रुपये प्रदान की गई। आगे मैं बात करूं स्नातक की, स्नातक में छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति की सुविधा या राशि जो प्रदान की गई निर्धारित की गई वो 4,000 है। वहीं दूसरी तरफ छात्राओं के लिए यही राशि कितनी निर्धारित की गई? 5,000 रुपये। आगे इसी क्रम में मैं बात करूं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए जो राशि प्रदान की गई वो 6,000 रुपये निर्धारित की गई और वहीं छात्राओं के लिए जो राशि निर्धारित की गई वो 8,000 रुपये की गई। जो पंजीकृत श्रमिक होते हैं उन पंजीकृत श्रमिकों को
उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा या योजना जो मुहैया कराई गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के मापदंड निर्धारित किए गए। जैसा कि हमने देखा, कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो छात्र होंगे उन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी 1000, वहीं छात्राओं के लिए 1500 रुपये होगी। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र हैं, उनके लिए राशि प्रदान की जाएगी 2000, छात्राओं के लिए कितनी होगी 2400। तीसरे स्थान पे मैंने कहा स्नातक, जिसमें BA BSc आते हैं, हमारी BCom, जिसमें छात्रों के लिए कितना निर्धारित किया गया 4000 और छात्राओं के लिए कितना किया गया 5000। आगे इसी कड़ी में स्नातक और जिसमें हम MA कहते हैं, जिसे मास्टर डिग्री, चाहे MA की बात कर लें, MSc की बात कर लें, MCom की बात कर लें, इनके लिए छात्रों के लिए जो राशि निर्धारित की जाती है वो 6000 रुपये है और छात्राओं के लिए कितनी है 8000 रुपये। इसी क्रम को मैं कंटिन्यू रखते हुए आगे जो बात करूंगा चौथी योजना के संदर्भ में, वो चौथी योजना है प्रसूति सहायता योजना। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक बच्चे पर कितने रुपए की राशि 6000 रुपये की राशि सहायता के रूप में दी जाएगी, लेकिन यह अधिकतम कितनी बार दी जाएगी 2 बार। 6000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से राशि प्रस्तुत की जाएगी या सहायता राशि दी जाएगी गर्भवती महिला के लिए, जिसमें ये प्रावधान रखा गया कितने बच्चों तक 2 बच्चों तक। 2 बच्चों तक हमारी राजस्थान सरकार जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके बच्चे के जन्म पर 6000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। फिर दूसरा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए भी कितनी राशि प्रदान करेगी 6000 रुपये। अधिकतम कितनी बार 2 बार। आगे साथियों मैं 5वें पॉइंट की बात करूं, वो 5वां पॉइंट है संगठित कामगार अंशदायी योजना। जो पंजीकृत श्रमिक होते हैं, इन पंजीकृत श्रमिकों की जीवन सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना निर्धारित की गई या प्रारंभ की गई। आगे मैं बात करूं छठी योजना के बारे में, तो छठी योजना के बारे में मैं कह सकता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले इसका ताकि हम इसको मिटा सकें। आगे मैं बात करूं इसी क्रम में तो कह सकता हूं मातृत्व लाभ अधिनियम
कब पारित किया गया था? 1961 में। इसके अनुसार जो पंजीकृत महिला श्रमिक होती हैं के लिए बच्चे के जन्म से 6 सप्ताह पूर्व और बच्चे के जन्म से पूर्व लिखना है साथियों, बच्चे के जन्म से पूर्व और बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह बाद तक मजदूरी सहित अवकाश दिया जाएगा। ऐसे ही 7वीं योजना के बारे में बात करूं तो वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। कौन सा है भाइयों? बाल विवाह प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कों की 21 वर्ष की आयु तक तथा लड़कियों की 18 वर्ष की आयु से पहले किया गया विवाह बाल विवाह कहलाता है। इक्कीस वर्ष की आयु से पहले तथा 18 वर्ष की लड़कियों की 18 वर्ष की आयु से पहले किया गया विवाह क्या कहलाते हैं? बाल विवाह कहलाते हैं। अगर ऐसा होता है तो लड़के और लड़की दोनों की माता और पिता इन दोनों को 2 वर्ष का कारावास या 2 वर्ष की सजा हो सकती है या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर ऐसा होता है
कि लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले और लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले की जाती है किसी माँ बाप के द्वारा, तो इसमें जो दोषी होगा वो कौन होगा? उस बच्चे के माता पिता, चाहे वो लड़का है या लड़की है। तो ऐसी स्थिति में उस लड़के और लड़की के माता पिता को कितने वर्ष का? 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, सजा हो सकती है, या फिर हम ऐसे कहें कि 1 लाख रुपए तक का क्या हो सकता है? जुर्माना। आगे मैं बात करूं अगली योजना की, वो है नकल विरोधी कानून। अगर कोई बच्चा या कोई छात्र राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अनुसार राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अनुसार यदि कोई छात्र या छात्रा के द्वारा परीक्षा में नकल की जाती है तो उसे 3 वर्ष का की सजा हो सकती है। अगर आप परीक्षाओं में नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो कौन से अधिनियम के तहत? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अनुसार अगर कोई छात्र या छात्रा नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की सजा होगी और साथ में ही उसके प्रति अपराध प्रकरण दर्ज किया जाता है। और मैं आगे कहूँ उसे उस विद्यालय या कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, नियम, नीतियां होंगी जो हमारी राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई, जो मैं उचित समझता था। उन नीति और नियमों के बारे में हमने, योजनाओं के बारे में पढ़ा। आगे हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लेना चाहें तो। हाँ तो लाडलो, इसी चैप्टर में जो अगला टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक होगा
सूचना का अधिकार। इसी लेक्चर में मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। सूचना का अधिकार क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सरकार है वो हमारे देश की जो जनता के पैसे होते हैं उन्हीं के ऊपर चलती है। जो हम टैक्स या जो हम कर देते हैं या जो हम वेट देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, इन सब के रूप में जो सरकार की आय होती है, इस आय के बलबूते पर ही हमारी सरकार हम पर क्या करती है? शासन। तो मैं कह सकता हूँ कि जब हमारे देश की जो जनता है उसके पैसों पर ही हमारे देश की सरकार चल रही है, तो हमारे देश की जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो हमारी सरकार के द्वारा किए गए जो कामकाज हैं उन कामकाजों की क्या कर सके? समीक्षा। इसी संदर्भ को नज़र में रखते हुए लोकसभा के द्वारा किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा 15 जून 2005 को एक अधिनियम पारित किया गया। उस अधिनियम का नाम था सूचना का अधिकार अधिनियम। अधिकार अधिनियम 2005। इस अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा जो मंजूरी दी गई, कब दी गई थी? 13 अक्टूबर 2005 को। उसके बाद इसे पूरे देश में क्या किया गया? लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोकसभा के द्वारा जून 2005 को पारित किया गया, जिसे मंजूरी मिली थी राष्ट्रपति के द्वारा 13 अक्टूबर 2005 को। इसके बाद इसे पूरे देश में, पूरे भारत में क्या किया गया? लागू किया गया। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है वो किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा कब दोस्तों? 15 जून 2005 को पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा 13 अक्टूबर 2005 को जारी किया गया, को संपूर्ण देश में जारी किया गया। उस अधिनियम का नाम क्या था? सूचना का
अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार कौन कौन से अधिकार दिए गए? लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए गए, जिसमें हम बात करें कुछ अधिकारों के बारे में, जैसे कि पहले ही बात कर लें हम राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों की समीक्षा। उसके बाद किसी कार्य के बारे में प्रमाण या सूचना मांगने का अधिकार। आगे खाद्यान्न जो वस्तु होती हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि आधारभूत जो वस्तु होती हैं, उन वस्तुओं की मिलावट से संबंधित जानकारी प्रदान करना। अर्थात ये चीज़ जानना कि किसी वस्तु में मिलावट है या नहीं है। ऐसे ही अगले कारण की मैं बात करूं, कंप्यूटर में, सीडी में या डीवीडी में सूचनाएं प्राप्त करना। आगे ले सकता हूं मैं। आगे मैं बात करूं काम में मजदूरी के आने वाले, काम में आने वाले सामान के नमूने लेना। आगे कह सकते हैं मजदूरी के विड्रॉल और वित्तीय विभाग द्वारा जारी योजनाओं के बारे में जानकारी। जानकारी प्राप्त करना आदि। तो भाइयों, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो कामकाज हैं, उन कामकाजों की हम जांच पड़ताल कर सकते हैं, उनकी समीक्षा कर सकते हैं। किसके अनुसार? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार, जिसे 15 जून 2005 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया, लेकिन उससे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी जो दी गई थी वो 13 अक्टूबर 2005 को दी गई थी, जिसके तहत हमें निम्न अधिकार दिए गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर। आगे मैं अगले पॉइंट के बारे में कहूँगा, सूचना प्राप्त करने का
तरीका। अगर हमें या किसी भी नागरिक को सूचना प्राप्त करनी है, नागरिक को सूचना प्राप्त करने के लिए जो प्रपत्र निर्धारित किया गया, निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित पत्र पर सूचना लिखकर निर्धारित प्रपत्र पर सूचना लिखकर और उस पर 10 रुपये का मनी ऑर्डर लगाकर प्रेषित किया जाता है। अगर हमें सरकार के किसी भी कार्य के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारी सरकार के द्वारा जो निर्धारित प्रपत्र हैं, उन प्रपत्रों पर उससे संबंधित, जिससे संबंधित हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, उससे संबंधित लेख लिखकर और उस पर कितने रुपए का, 10 रुपये का मनी ऑर्डर लगाकर या जो टिकट लगाकर हम उसे क्या कर देते हैं, प्रेषित कर देते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि हमें प्रेषित उसे करना कहाँ है, लेकिन अभी हम फिलहाल में इतना पढ़ रहे हैं कि अगर हमें हमारी सरकार के किसी भी कार्य के बारे में समीक्षा करनी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमें जिस विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करनी है, उस विभाग को हमें प्रपत्र लिखना होगा। प्रपत्र भी क्या होता है, निर्धारित होता है हमारी सरकार के द्वारा। उस पर 10 रुपये का टिकट लगाकर हम उसे क्या कर देते हैं, प्रेषित कर देते हैं। अब हमें जो सूचनाएं प्राप्त होंगी वो किस प्रकार से होती हैं, उसके भी अलग अलग क्या दे रखें, मापदंड दे रखें। अलग अलग हम कह सकते हैं कि उनके अलग अलग इकाइयाँ हैं, या अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इसके भी अलग अलग मापदंड है। जैसे कि मैं बात करूं, हमें जो सूचना प्राप्त करनी है बड़े आकार में, या मैं कहूं बड़े कागज पर प्राप्त करनी है तो उसकी राशि हमें अधिक देनी पड़ेगी। अगर हम बड़े कागज़ पे नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, हम CD या फ्लॉपी में सूचना लेना चाहते हैं, तो 50 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा हमें। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपये। अगर हमें दस्तावेज या कहूँ मैं कि पेज के रूप में सूचना लेनी है, सूचना लेने के लिए प्रति
₹2 कॉफ़ी के हिसाब से ₹2 कॉफ़ी के हिसाब से सूचना देनी होती है। अगर हम दस्तावेज देखना चाहते हैं तो प्रति 1 घंटे के लिए ₹10 का भुगतान करना पड़ेगा। कितने का भुगतान करना पड़ेगा? ₹10 का भुगतान करना पड़ेगा। अगर ये समय ज़्यादा होते तो प्रति 15 मिनट पर उससे ₹5 अतिरिक्त वसूले जाएंगे। आगे और मैं कहूँ, सूचना प्राप्त करने की अवधि 30 दिन होगी। हम 30 दिन के अंदर उसकी सूचना प्राप्त कर लेते हैं। अगर बात ऐसी है किसी व्यक्ति या स्वतंत्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसका समय निर्धारित किया गया 48 घंटे। भाइयों, क्या समझे आप? मैंने कहा कि हमें सूचना प्राप्त करनी है तो उसका तरीका क्या है, हम कैसे सूचना प्राप्त करें। तो जो भी व्यक्ति या जो नागरिक सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उसे निर्धारित आवेदन पत्र पर क्या करना होगा, सूचना देनी होगी और उसके साथ में कितने रुपए का, ₹10 का मनी ऑर्डर लगाना होगा, जिसे हम टिकट कहते हैं, डाक टिकट। उसके अलावा हमें जो सूचना प्राप्त होगी उसके लिए हमें क्या भुगतान करना पड़ता है, इसके अलग अलग मापदंड है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमें सूचना बड़े आकार में या बड़े कागज़ के रूप में लेनी है तो उसकी राशि हमें अलग से देनी पड़ती है, उसका अतिरिक्त चार्ज होता है। उसका चार्ज भी कैसा होता है? अधिक। जिस प्रकार से हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उसी के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, भुगतान। अगर हमें जो सूचना प्राप्त करनी है वो किसमें, हम CD में, फ्लॉपी में या DVD में प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ₹50 का भुगतान करना होगा। अगर हम सूचना जो प्राप्त कर रहे हैं वो दस्तावेज एक पेज के रूप में कर रहे हैं तो जितने भी पेज निकलेंगे पर पेज कितना भुगतान करना पड़ेगा, हमें ₹2। अगर हमें सिर्फ सूचनाओं को देखना है तो देखने के लिए जो चार्ज लिया जाता है प्रति 1 घंटे का कितना लिया जाता है, ₹10। अगर उससे अधिक समय लगता है तो 15 मिनट का कितना लग जाता है, ₹5। 15 मिनट का ₹5 के हिसाब से चार्ज और बढ़ता हुआ चला जाता है। आगे सूचना प्राप्त करने का जो समय होगा, जो अवधि निर्धारित है वो 30 दिन है। अगर हम सहायक अभियंता जो अधिकारी होते हैं, सहायक सूचना अधिकारी,
उसके लिए अवधि कितनी है? 35 दिन की। उसे 35 दिन के अंदर सूचना देनी ही होगी। अगर किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में या स्वतंत्रता के बारे में, उसकी स्वतंत्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो जानकारी उसे कितने समय में? 48 घंटे में मुहैया करा दी जाएगी। अब हमें देखना ये है कि अगर ये जानकारी देने से हमें कोई अधिकारी मना कर देता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। इसी के साथ में कॉन्सेप्ट कैश चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो अगला पॉइंट होगा सूचना नहीं देने पर जुर्माना, या मैं कहूँ पेनल्टी। अगर कोई भी अधिकारी बिना किसके उचित कारण के, अगर उनके सामने वास्तव में कोई समस्या है जिसके कारण वो हमें सूचना नहीं दे सकते तो वो बात अलग होगी। अगर कोई अधिकारी बिना किसी उचित कारण के सूचना आवेदन लेने से मना कर देता है, या मैं ऐसे कहूँ किसी अधिकारी के द्वारा गलत या भ्रामक सूचना देने पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक का क्या करना पड़ सकते हैं? भुगतान करना पड़ सकता है। क्या समझे आप? सूचना अगर कोई अधिकारी नहीं देता है तो उस पर पेनल्टी लग जाती है, जुर्माना लग जाता है। अगर वास्तव में किसी अधिकारी के सामने कोई समस्या है जिसके कारण वो आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं कर सकता तो बात अलग है। अगर उसके सामने कोई समस्या नहीं है फिर भी वो हमारे आवेदन को लेने से क्या करते हैं? मना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस अधिकारी को, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वो गलत सूचना दे देते हैं या हमें भ्रमित कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उससे 250 रुपये पर डे, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जितने दिन हम परेशान रहेंगे उतने दिन का उसे क्या देना पड़ेगा? भुगतान देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। कितने तक? अधिकतम 25,000 रुपये तक। बात समझ में आई? आगे अगले पॉइंट की मैं बताऊं तो आपको तो मैं कह सकता हूं सूचना अधिकारी कौन कौन होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि हम अपने देश की सुरक्षा के बारे में बात करें, रणनीति के बारे में बात करें, विज्ञान के बारे में बात करें, आगे गुप्तचरों के बारे में बात करें, सुरक्षा बलों के बारे में बात करें, तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनके बारे में हम सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, ये हमें अधिकार नहीं है। तो मैं आगे जो पॉइंट में बात कर रहा हूँ भाइयों, वो बात कर रहा हूँ किसके संदर्भ में? सूचना अधिकारियों के संदर्भ में। और सूचना अधिकारियों में पहले सूचना अधिकारी हैं ग्राम पंचायत में,
ग्राम पंचायत में जो होते हैं वो होते हैं ग्राम सचिव या मैं कहूँ सेक्रेटरी। उसके बाद दूसरे पॉइंट की हम बात करें, पंचायत समिति पंचायत समिति का जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं विकास अधिकारी। ग्राम सेवक जिसे हम सेक्रेटरी भी कहते हैं और यहाँ सचिव भी कह सकते हैं। उसके बाद मैं तीसरे की बात करूँ, तीसरे स्थान पे आता है जिला परिषद। और जिला परिषद का जो अधिकारी होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आगे मैं बात करूं नगर पालिका, नगर पालिका अधिकारी। और नगर पालिका अधिकारी होते हैं अधिशासी अधिकारी। उसके बाद में पांचवें पॉइंट की राज्य सरकार की जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आगे मैं बात करूं विश्वविद्यालयों की, तो इनके होते हैं कुल सचिव। आगे मैं बात करूं साथियों शासन सचिवालय की, शासन सचिवालय का जो अधिकारी होता है सचिव प्रशासनिक सुधार। ये मुख्य अधिकारी होते हैं जो हमसे क्या प्राप्त करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। सेकंड लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं वो है सूचना अपील। तो मेरे भाइयों ध्यान रखें, लोक सूचना जो अधिकारी होते हैं से जो सूचना मिलती है, लोक सूचना अधिकारी से सूचना मिलने के मिलती है, उसके बाद 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर प्रथम अपील की जा सकती है। प्रथम अपील कब की जा सकती है? लोक सूचना अधिकारी से जो सूचना मिलती है उसके कितने दिन बाद तक? 30 दिन बाद तक। आगे मैं ऐसे कहूं कि अगर इसकी अपील 30 दिन के बाद अगर हमें करनी हो, या मैं कह सकता हूं कि प्रथम अपील के बाद अगर हमें इसकी अपील करनी है तो हम इसकी अपील राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? राज्य सूचना आयोग में।
इसका लास्ट पॉइंट होगा साथियों, वो है सूचना अधिकारी कि कौन सा अधिकारी किसको सूचना देगा। ध्यान रहे, ग्राम सेवक जो सूचना देगा वो देगा सरपंच को। किसको? सरपंच को सूचना देगा। अगर विकास खंड अधिकारी की बात करें, विकास खंड अधिकारी जो सूचना देते हैं वो किसको देते हैं? प्रधान को देखते हैं। उसके बाद अतिरिक्त कलेक्टर अधिकारी जो सूचना देगा वो देगा जिला कलेक्टर को। तो इस प्रकार से ये आपस में सूचनाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इनके बाद अगर हमें जो अंतिम सूचना देनी है तो हम सूचना कहाँ दे सकते हैं? राज्य सूचना आयोग में। अंतिम अपील हमारे पास जो होगी वो कहाँ होगी? राज्य सूचना आयोग में होगी। इसी के साथ मित्रों हम एसएसटी का एक पार्ट ख़त्म कर चुके हैं और वो 4th नंबर जो पार्ट था वो था इकोनॉमी, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अब तक हमारी परीक्षाओं में जो इस पुस्तक का योगदान रहा वो 18 अंक का रहा था। लेकिन मित्रों सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ये कहा गया कि क्लास 10th और क्लास 12th इन दोनों के सिलेबस का समथिंग 40% भाग कम किया जाएगा। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं किया गया कि वो सिलेबस कहाँ से कम किया जाएगा, स्टार्टिंग में से करेंगे या पुस्तक के एंड में से करेंगे या बीच में से करेंगे। उसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया जो निर्णय करेगी कि वो सिलेबस कहाँ से कम किया जाए। उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि कौन सा चैप्टर सत्र 2020-21 में आएगा। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी उस सूचना से हम आपको अवगत कराएंगे।